हेलो दोस्तों, आज हम टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर चुके हैं और बाकी हम लास्ट सेशन में कर चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके लास्ट क्वेश्चन भी, इसके पहले भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन? फॉर अ मेटल विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, मेटल का मतलब बेटा कंडक्टर की बात हो रही है। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है? R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा इज चेंज इन टेम्परेचर। तो बेटा देखो, अल्फा इसके लिए क्या होता है? पॉजिटिव होता है मित्रों। अगर अल्फा पॉजिटिव होगा कंडक्टर्स के लिए, वही सेमी कंडक्टर्स के लिए अल्फा नेगेटिव होता है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस बॉडी का बढ़ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, अल्फा इज पॉजिटिव फॉर द कंडक्टर। सो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर के बढ़ने से आपके मेटल का रेजिस्टेंस जो होगा मित्रों इंक्रीज होगा। कैसे? ऐसे। इसके ऊपर अभी आगे भी क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है द प्लैटिनम वायर ऑफ रेजिस्टेंस दिस एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब आर नॉट आपको दे दिया है कितना? 2.5 ओम दे दिया है। ओके, इफ द coefficient of resistance is this one, मतलब अल्फा is given to us, that is 4 into 10 की power minus 3 per degree centigrade. The resistance of the wire at 70 degree Celsius, मतलब डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर इज 70 minus 0. yes, 70 minus 0 is 70 ओनली। चलिए, हमें पूछा है फाइनल टेम्परेचर आर नॉट हो गया। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। आर नॉट कितना है? आर नॉट है सर 2.5। 1 प्लस अल्फा इज हाउ मच? 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3। डेल्टा थीटा इज चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज 70। तो बेटा इसको हम सॉल्व वगैरह करेंगे एंड वी विल गेट द अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट ऑफ 3.2 ओम। कितना? 3.2 ओम। दैट इज ऑप्शन बी विल बी करेक्ट इन दिस केस। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन पूछ रहा है द यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ दिस थिंग। कैसे होगी आपको मैं बताता हूँ। वैसे मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ आपको, बट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। चलिए बच्चों, देखो आपको फॉर्मूला बताया आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। अल्फा की यूनिट पूछ रहा है। पहली बात तो अल्फा के लिए अगर मैं फॉर्मूला निकालूँ तो आर इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? दिस विल बिकम आर माइनस आर नॉट। यस बच्चों, आर माइनस आर नॉट अपॉन में आर नॉट, ये आर नॉट इंटू डेल्टा थीटा इधर चला जाएगा, डेल्टा थीटा इधर चला जाएगा। ये आ गई हमारी अल्फ़ा की इक्वेशन। मित्रों हमें अल्फ़ा की इक्वेशन चाहिए। चलिए हम यूनिट रखते हैं, इसकी भी ओम, इसकी भी ओम। ऊपर ओम आ गई, ओम माइनस ओम आ जाएगी। नीचे इसकी वैल्यू भी ओम आ जाएगी। इसकी आ जाएगी डिग्री सेल्सियस बोल दो या डिग्री कैल्विन बोल दो, बोथ आर सेम। क्वेश्चन में स्टैंडर्ड यूनिट कैल्विन होती है, इसलिए हम कैल्विन ही बोलेंगे। तो कैल्विन बोल देता हूँ। ओम से ओम छमछम हो गया तो कैल्विन इन्वर्स आ गई। तो जनरली डिग्री सेल्सियस इन्वर्स बोलेगा या फिर कैल्विन इन्वर्स बोलेगा। चेंज दोनों का सेम ही होता है, मतलब जितना चेंज कैल्विन में होता है उतना ही डिग्री सेल्सियस में होता है, इसलिए हम इनको अलग अलग लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा मित्रों? दैट इज डिग्री कैल्विन। दैट इज ऑप्शन बी विल बी करेक्ट इन दिस केस। चलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से देखेंगे। द क्वांटिटी आर, देखो बेटा, आर टी माइनस आर नॉट अपॉन में टी, मतलब डेल्टा आर अपॉन में टी की बात कर रहा है। रिप्रेजेंट्स, ये क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट करती है? देखो बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेजिस्टेंस बताती है और टी यहाँ पे टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किया गया है जनरली। तो ये बात कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर की बात कर रहा है। वैसे इसे क्लियरली बताना चाहिए टी क्या है, टाइम है, टेम्परेचर है, लेकिन जनरली ये टेम्परेचर की ही बात कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे बी बता दिया। वैसे टी का मतलब टाइम भी हो सकता है, दैट्स नॉट अ वेरी बिग डील। तो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था वही कुछ है। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड। अभी हमने फॉर्मूला निकाला था, क्या निकाला था? आर माइनस आर नॉट अपॉन आर, यस, आर टी, या देखो बच्चों हमने अभी निकाला था आर टी या आर टी को हमने आर बोला था, अपॉन में आर नॉट। यस बच्चों, अपॉन में आर नॉट इंटू डेल्टा थीटा हमने ये निकाला था।
This is change in temperature, that is dr. R नॉट इज द ओरिजिनल टेम्परेचर एंड चेंज इन थीटा इज डेल्टा थीटा. तो ये ऑप्शन हो जाएगा. डी टी इसने बोला है टेम्परेचर चेंज को, बस यही गड़बड़ है. डी टी इज चेंज इन टेम्परेचर, डिफरेंस है यही. तो यही एक्यूरेटली फिट बैठता है, बाकी कोई भी ऑप्शन फिट नहीं बैठ रहा है मित्रों. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23 पे. जरा देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट. जी हाँ बच्चों, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट किस में होता है? सेमीकंडक्टर, दैट इज सिलिकॉन. मैंने आपको अभी बताया था सिलिकॉन में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी. चलिए बच्चों, ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है. 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेजिस्टेंस ऑफ द मरकरी एट दिस केल्विन. बेटा इस टेम्परेचर पे जो हमारा मरकरी होता है वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है. सुपर कंडक्टर, आप चाहें तो डाटा याद रख सकते हैं. और सुपर कंडक्टर एट 0 ओम हो जाएगा. सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 ओम होता है. क्वेश्चन नंबर 25 क्या होते हैं? थर्मिस्टर्स आर द टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस. टेम्परेचर सेंसिटिव कैसी डिवाइस होते हैं थर्मिस्टर्स? थर्मिस्टर बेटा सेमी कंडक्टर डिवाइसेस होते हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मिस्टर्स में हैव. जी हाँ बच्चों, बोथ. इसके लिए बेटा थर्मिस्टर की एक स्पेशल बात आपको ध्यान रखनी, ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसके बारे में. ये डिपेंड करता है पॉजिटिव और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट. इसके बाद दोनों पॉसिबल हैं. सिंबल ऑफ थर्मिस्टर कौन सा है बच्चों इनमें से? दैट इज दिस वन. यस, दिस इज द सिंबल ऑफ थर्मिस्टर. डॉट लगा देते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर. दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज इंडक्टेंस, दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस. ये रेजिस्टेंस है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है, और इसको हम लोग थर्मिस्टर के लिए यूज़ करते हैं. चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28. थर्मिस्टर कैन एक्यूरेटली मेजर द टेम्परेचर एज स्मॉल एज. जी हाँ बच्चों, थर्मिस्टर कितना लीस्ट वैल्यू नाप सकते हैं? बहुत छोटी वैल्यू तक वो मेजर कर सकते हैं. दैट इज 0.001 डिग्री सेल्सियस. These are very sensitive devices. They can measure the least value of 0.001 डिग्री सेंटीग्रेड. जी हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29. यस, क्या कह रहा है? सर्टेन मेटल्स एंड अलॉय एट वेरी लो टेम्परेचर लूज द रेजिस्टेंस कंसिडरेबली. दिस इज कॉल्ड. यस बच्चों, इस प्रॉपर्टी को सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं. जैसे हमने देखा था ना, मरकरी 4.4 डिग्री कैल्विन पे एग्जैक्टली. बहुत बेटा कैल्विन है, वो ध्यान रखना, सेल्सियस की बात नहीं हो रही है. जब टेम्परेचर बहुत लो टेम्परेचर पे चले जाते हैं तो हमारे मरकरी प्योर कंडक्टर्स मतलब सुपर कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं जब वो बहुत लो टेम्परेचर पे हम लोग उनको पास थ्रू करते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा सुपर कंडक्टिविटी. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. यस बच्चों, द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस ऑफ द सर्टेन मेटल कंप्लीटली डिसअपियर्स. यस बच्चों, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, या जस्ट अ सेकेंड, दैट इज बेसिकली नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर. बाउंड्री कंडीशन हो जाती है, इसलिए इसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं. जी हाँ बच्चों, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए. सुपर कंडक्टिविटी आर यूज्ड फॉर. बच्चों किसके लिए? मेकिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. बिल्कुल सही बात है. मेकिंग हाई स्पीड कंप्यूटर्स पहले यूज़ किए जाते थे. ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. बिल्कुल सही बात है. तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल द एबव. थोड़ा थ्योरेटिकल है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ये जनरल नॉलेज भी आपको होनी चाहिए बच्चों. जनरली एक आध क्वेश्चन ऐसे पूछता है एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम, जहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे इनसे, तो आप कंफ्यूज ना हो बच्चों, इसीलिए क्वेश्चन दिया गया है. अच्छा, कलर कोडिंग के ऊपर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं. रजिस्टर्स अवेलेबल इन द मार्केट आर. जो हमारे रजिस्टर्स बेटा जनरली अवेलेबल होते हैं वो कैसे होते हैं? वायर के बने होते हैं, बिल्कुल कार्बन के बने होते हैं. थर्मिस्टर बहुत महंगा और बहुत अलग प्रोसीजर होता है, इसलिए थर्मिस्टर के नहीं होते. तो हमारे ए और बी दोनों पॉसिबल हैं इसमें. नेक्स्ट है बच्चों टॉलरेंस. जो हमारा टॉलरेंस होता है ना लास्ट में, जिससे हम प्लस माइनस परसेंटेज निकालते हैं कलर कोडिंग में. आपको याद होगा कलर कोडिंग, BV रॉय, ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ. आप सब पढ़ के बैठे हैं और हम लोग क्या करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यस बच्चों, तो जनरली हम लोग तीन कलर्स को हम यूज़ करते हैं, दैट इज सिल्वर, गोल्ड और नो कलर तो कोई कलर नहीं हुआ बच्चों, इसीलिए सिल्वर और गोल्ड को हम जनरली यूज़ करते हैं
टॉलरेंस निकालने के लिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाना चाहिए सर? इसका आंसर हो जाना चाहिए ए ऑप्शन, यस। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कलर कोडिंग करनी है हमें ऑरेंज की, वाइट की, रेड की और गोल्डन की। देखो बच्चों, हमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें, क्यों? क्योंकि गोल्डन का 5% टॉलरेंस होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ठीक है, 3 इसका होता है बच्चों, ऑरेंज का 3 होता है, क्योंकि बी रॉय 0 1 2 3 ये 3 इसका होता है ऑरेंज का, और सबका सेम ही है। और वाइट का होता है, क्या होता है बच्चों? वाइट का होता है 9। उसके बाद ऑब्वियसली बेटा 10 की पावर रेड का हो जाता है 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 मतलब 3900 हो जाएगा ये, +-5। तो 5% टॉलरेंस से ही हमारा आंसर निकल जाएगा ऑप्शन में। और आप बिना कुछ घबराए ना शरमाए आप आंसर दे सकते हैं, दैट इज ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? कलर बॉन्ड मार्क्ड ऑन द कार्बन रेजिस्टेंस ब्राउन, ब्लैक एंड ऑरेंज। यस बच्चों, ब्राउन, ब्लैक एंड ऑरेंज। ब्राउन का क्या कलर, ब्राउन का क्या कॉम्बिनेशन होता है बच्चों? ध्यान से देखिए, ब्राउन, ब्लैक एंड ऑरेंज एंड गोल्ड इन ऑर्डर। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, यस बच्चों। अब द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज ऑफ वैल्यू। अब बच्चों क्वेश्चन बोला है कि एक कलर बॉन्ड मार्क्ड है कार्बन रेजिस्टेंस पे, आर ब्राउन, ब्लैक एंड ऑरेंज एंड गोल्ड। अब उसकी रेंजिंग पूछी है, रेंजिंग कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो बच्चों, आपको पता है बीबी रॉय ब्लैक ब्राउन मतलब 0 1, ओके 0 1 हो गया, और ऑरेंज हो गया कितना? 0 1 2 3 इंटू 10 की पावर 3, प्लस गोल्ड का मतलब हो गया 5%। मतलब बच्चों 1000, यस बच्चों, हमने शायद 1 मिनट 0 1 2 3, यस बच्चों 1000 में 5% आगे पीछे कर सकते हो। तो 5% आगे पीछे अगर 1000 में करोगे, 1000 है 10,000 है, जस्ट अ सेकेंड, ब्लैक ब्राउन है, ब्राउन ब्लैक है, आई एम सॉरी बेटा, ब्राउन ब्लैक है, मतलब 10 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा, एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। तो 10,000 इंटू 5% हो जाएगा। 5% इसका कम करोगे बेटा तो कितना आएगा? 9500, और 5% बढ़ाओगे तो 10,500 आ जाएगा। तो कहाँ से कहाँ तक इसकी रीडिंग हो जाएगी? दैट इज़ बी ऑप्शन। यस बच्चों, थोड़ा सा देख के ध्यान करके तभी सॉल्व करना होता है, क्योंकि गलती होने की संभावना रहती है। अगर ब्लैक ब्राउन जैसे मैंने ले लिया था तो 0 1 हो जाएगा, और ब्राउन ब्लैक ले लोगे तो 1 0 हो जाएगा। तो ये बात बहुत ध्यान रखेंगे। दैट इज़ 10,000 इंटू 10 की पावर प्लस माइनस इंटू 10 की पावर 3 ऑब्वियसली, +-5%। द सेम क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड इन माई एग्जाम एट माई टाइम, जब मैं 12th क्लास में था, और ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया था, 0 1 लेके 1 0 को लिखना था। तो बच्चों ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा सिंसियरली हमें देखना पड़ेगा इस चीज़ को। चलिए मित्रों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जो गलतियाँ मैंने करी वो आप ज़रूर नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है बच्चों, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर ऑफ द सेल। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रिप्रेजेंट्स, क्या करता बेटा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या रिप्रेजेंट करता है आपको देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एनर्जी स्पेंड पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिखाता है। जी हाँ बच्चों, ऐसा यूनिट ऑफ ईएमएफ, बेटा ईएमएफ एक बैटरी की वोल्टेज में नापी जाती है। यस वोल्ट होता है, और ये होता है चार्ज पर वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क की यूनिट होती है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। चार्ज होता है क्या? एम्पेयर इंटू सेकेंड। तो हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एम्पेयर इनवर्स। तो देख लीजिए कौन सा पॉसिबल है, T-3 है बच्चों, और ये आंसर हो जाएगा डी आपका सही। चलेंगे बच्चों नेक्स्ट, द टोटल चार्ज स्पेंट इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन 1 राउंड कंप्लीट फोर्स टू ओवरकम। जी हाँ बच्चों, टोटल एनर्जी स्पेंड जो होती है उसी को, जी हाँ बच्चों एक सेकेंड, द टोटल एनर्जी स्पेंट इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस राउंड कंप्लीट सर्कुलर इज यूज्ड टू ओवरकम इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये ऑब्वियसली बेटा जो एनर्जी खर्च होती है वो किसको किसको ओवरकम करने के लिए? इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ही तो उसको ओवरकम करना पड़ता है। और कौन सर्किट में होता है? सिर्फ रेजिस्टेंस होता है। तो हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा।
चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 का फॉर्मूला 39 में क्या पूछा है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, व्हाट आई मीन। ईएमएफ ई है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, टर्मिनल पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस वी है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है ई बाई वी माइनस 1 इंटू आर, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो क्या कर दो, वी को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, ई माइनस वी बाई वी इंटू आर, दैट इज ऑप्शन बी विल बी करेक्ट इन दिस केस। आई होप आपको समझ में मित्रों आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। 40 इन द क्लोज सर्किट the EMF and the internal resistance of the generator E and R, EMF और internal resistance दिया है। if the external resistance of the circuit is capital R, then Ohm law has formed, obviously बेटा this is the Ohm's law कि net current is equal to EMF applied upon total resistance, यही तो Ohm's law हो गया। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, दैट वी हैव सॉल्व्ड ओवर हियर। यस बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, द सेल ऑफ 2 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ दिस इज फाउंड बाय द क्लोज द करंट। यस बच्चों, अभी जो हमने रिजल्ट यूज किया, आई इज इक्वल टू नेट EMF अपॉन में नेट रेजिस्टेंस। 2 वोल्ट का हमारा इंटरनल EMF है और रेजिस्टेंस 18 प्लस 2 20, तो आ जाएगा 1/10 दैट इज 0.1 एम्पेयर। तो 41 विल हैव ए, ऑप्शन विल बी करेक्ट। आई होप सभी बच्चों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, द रजिस्टर ऑफ 10 ओम कनेक्टेड अक्रॉस द सेल ऑफ EMF 12 वोल्ट। मतलब भैया हमारा रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम, ओके, और वोल्टेज है हमारा 12 वोल्ट, करंट है 1.1 एम्पेयर, द इंटरनल रेजिस्टेंस आपको पता ही है बच्चों, हमें पता है और आपको भी पता है, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। सर करंट कितना है 1.1, ई कितना है 12, आर कितना है 10 प्लस आर। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.1 आर प्लस 12, तो 1.1 आर इज इक्वल टू 12, तो आर इज इक्वल टू 12 अपॉन 1.1, दैट विल बिकम दिस। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, आई गेस हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया है। ओके 12 माइनस 1/11 हो जाएगा। एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, वी हैव डन सम कैलकुलेशन मिस्टेक। बच्चों जो गलती कैलकुलेशन मिस्टेक की नहीं करेंगे उनका एक ही बार में आ जाएगा, नहीं तो मेरी तरह गलती करके बैठे रहेंगे। दिस इज़ 1, इसको माइनस करना हम भूल गए थे, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/1.1। हाँ जी, चलिए बच्चों, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 0.91 एम्पेयर, ओम आना चाहिए नॉट एम्पेयर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, द करंट कैपेसिटी ऑफ द बैटरी ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड ईच इंडिविजुअल सेल। जी हाँ बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि करंट कैपेसिटी ऑफ द बैटरी इन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। बेटा करंट कैपेसिटी सबकी सेम ली जाती है सीरीज में, यस आपको पता ही होगा, इंडिविजुअल सेल की सेम ही होती है। सीरीज में एक सेल के अक्रॉस और सभी बैटरीज के अक्रॉस सेम ही करंट फ्लो करता है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल द इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस। इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा इंक्रीज करेगा इसमें, क्योंकि मान लो 1 बैटरी 2 बैटरी 3 बैटरी, इसके क्रॉस आर, इसके क्रॉस आर, इसके क्रॉस आर, तो नेट कितना आ जाएगा 3R हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज हो जाएगी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 वी हैव टू सॉल्व। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स सेम फॉर द बैटरी एंड ईच सेल। बच्चों सीरीज में जैसा कि आप जानते हैं करंट सेम होता है, ऐसे ही पैरेलल में वोल्टेज कैपेसिटी सेम रहती है। चलिए, if 3 cells of this volt are connected in series such a way negative terminal of each cell is connected to the positive terminal of the next one, the total बेटा देखो ऐसे कनेक्ट किया गया, ऐसे ऐसे ऐसे, तो बेटा ऐसे हमारा टोटल वोल्टेज जुड़ जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5, दैट विल बिकम 4.5। यस बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 वी विल सॉल्व इट। 2 नॉन आइडेंटिकल बैटरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छी बात है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसमें से
कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, दैट वी हैव टू फाइंड। चलिए बच्चों, द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द स्मॉलर इज स्मॉलर देन द ईदर ऑफ टू ईएमएफ्स। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है बेटा, एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है समेशन ई आई अपॉन आर आई, समेशन ई आई अपॉन आर आई अपॉन समेशन 1 अपॉन आर आई। दिस इज, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द स्मॉलर, हाँ इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा घट जाता है पैरेलल में, जाहिर सी बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला गलत दूसरा सही, तो पहला गलत दूसरा सही इज सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, व्हेन द सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन, यस क्या होगा बेटा, पैरेलल में ईएमएफ तो सेम रहता है बट रेजिस्टेंस घट जाता है, इसलिए देखो बेटा I इज इक्वल टू ई बाई आर होता है। करंट के बारे में पूछा, रेजिस्टेंस घटा तो करंट हमारा बढ़ गया, ईएमएफ तो सेम रहा, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। सारे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स थी जो आप बिना टाइम गंवाए एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।